गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे। पहला सेक्शन 84 है, इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। दूसरा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो आज का है वो है सेक्शन 87 यानी मटेरियल अल्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सेक्शन 84, इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल टाइम। जो चेक है वो होल्डर ने विद इन रीजनेबल टाइम प्रेजेंट नहीं किया, राइट। आस्किंग सीए इंटरमीडिएट में इसकी आस्किंग क्या रही? मई 2003, 2005, 8, 14, 2003, 5, 8 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। इन अटेम्प्ट्स में इस टॉपिक की आस्किंग हो चुकी है। जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, थियोरेटिकल आस्किंग नहीं है। प्रोविजन क्या बोलता है? सबसे पहली बात, ड्रॉअर ने चेक इशू किया, ड्रॉअर ने होल्डर को चेक इशू किया, ड्रॉअर इशूज चेक। ड्रॉअर वॉज हैविंग सफिशिएंट बैलेंस, ड्रॉअर का जो अकाउंट है उसमें सफिशिएंट पैसे पड़े हैं दो डिफरेंट डेट्स पे। पहली डेट जब उसने चेक इशू किया, जब ड्रॉअर ने चेक इशू किया। व्हेन द चेक इज ऑट टू हैव बीन प्रेजेंटेड, यदि ये चेक बैंक में प्रेजेंट किया जाता फॉर क्लियरिंग, तब भी ड्रॉअर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था। दो कंडीशन हुई। पहली चीज, ड्रॉअर ने चेक इशू किया होल्डर को, अपने क्रेडिटर को। दूसरी बात, ड्रॉअर के बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था दो अलग अलग डेट्स पे। पहली बात, जिस दिन चेक इशू किया गया। दूसरी बात, यदि ये चेक प्रेजेंट किया जाता उस दिन के आगे, बट होल्डर फेल्स टू प्रेजेंट द चेक। जो क्रेडिटर है, होल्डर है, वो चेक को प्रेजेंट नहीं कर पाता है विद इन रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है? डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ड्रॉअर और उसका क्रेडिटर, होल्डर, दोनों की प्लेस ऑफ बिजनेस में कितना डिस्टेंस है, किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया, वॉज इट अ क्रॉस्ड चेक और इट वॉज अ बियरर चेक और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ बिजनेस क्या बोलते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट निर्धारित करेगा रीजनेबल टाइम क्या है। तो ड्रॉअर यानी डेटर ने अपने क्रेडिटर को चेक इशू किया, सफिशिएंट बैलेंस था डेटर यानी कि ड्रॉअर के अकाउंट में दो अलग अलग डेट्स पे। पहला, चेक जिस दिन इशू किया गया। दूसरा, ये चेक यदि प्रेजेंट हो जाता उस दिन भी सफिशिएंट बैलेंस था यानी वो क्लियर हो जाता। तीसरी बात, जो होल्डर है, क्रेडिटर है, उसने रीजनेबल टाइम के अंदर चेक को प्रेजेंट नहीं किया फॉर मेकिंग इट क्लियर। आगे, मीनवाइल, ये मीनवाइल का मतलब इंटरमिटेंट पीरियड, यानी जिस दिन चेक इशू किया गया और लेटर ऑन बाद में जब तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर क्लियरिंग, इस दौरान मीनवाइल बैंक फेल्स। यहां पे बैंक फेल्स का क्या मतलब है कि बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गई। तो मीनवाइल बैंक फेल्स एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ड्रॉअर सफर्स एक्चुअल डैमेजेस। बैंक इंसॉल्वेंट हो गई और इस कारण ड्रॉअर जिसका कि अकाउंट था उस बैंक में, उसको एक्चुअल डैमेजेस हुए। अब ये एक्चुअल डैमेजेस क्या? यदि डेटर का अकाउंट है बैंक में, उस बैंक में सफिशिएंट अमाउंट डिपॉजिटेड है, तो ऐसे केस में बैंक के लिए ये डिपॉजिट्स लायबिलिटी है। जिस व्यक्ति का ये बैंक अकाउंट है उसके लिए असेट है। लेकिन बैंक यदि इंसॉल्वेंट हो जाए और लिक्विडेटर बोले ओनली 10 पैसा इन अ रूपी कैन बी रिकवर्ड, तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसके तो पैसे डूब गए। तो ड्रॉअर सफर्स एक्चुअल डैमेजेस, सो द ड्रॉअर इज डिस्चार्ज टू अमाउंट ऑफ सच डैमेज। जितना डैमेज ड्रॉअर को हुआ उस अमाउंट तक वो अब अपने क्रेडिटर के प्रति लायबल नहीं होगा, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। तो क्या क्या कंडीशंस थी? सेक्शन 84,
इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल टाइम। चेक रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या क्या कंडीशंस थी। पहली बात, डेटर ने अपने क्रेडिटर को चेक इशू किया था। जिस दिन चेक इशू किया और यदि ये चेक प्रेजेंट हो जाता उन दोनों डेट्स पे ड्रॉअर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था। क्रेडिटर जो है, होल्डर जो है, उसने रीजनेबल टाइम में चेक प्रेजेंट नहीं किया। इस दौरान बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई। जिस व्यक्ति का खाता है यानी डेटर या ड्रॉअर, उसको एक्चुअल डैमेजेस हो गए, बैंक इंसॉल्वेंट हो गई इस कारण। और अब ये जो डेटर है जिसने सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन किया था वो अपने क्रेडिटर के प्रति उस अमाउंट तक लायबल नहीं होगा जितने अमाउंट तक के एक्चुअल डैमेजेस हुए हैं। क्या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रहे थे और उसका आंसर क्या है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चारों क्वेश्चंस लगभग सेम पैटर्न पे आए, बस अटेम्प्ट डिफरेंट है। आप देखें 2003, 5, 8 और 14 इन रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट्स में इसकी आस्किंग हुई है। देखें आप, मिस्टर डी डेटर है, मिस्टर सी क्रेडिटर। जिस अमाउंट के लिए वो डेटर है वो है 5 लाख रुपए। मिस्टर डी ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का चेक इशू किया मिस्टर सी को, अपने क्रेडिटर को। अब मिस्टर सी ने इसे रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं किया। लेट अस सपोज 3 महीने तक कोई प्रेजेंटमेंट नहीं हुआ और मिस्टर डी ने कंटिन्यूअस पीरियड के लिए इस बैलेंस को मेंटेन करके रखा था कि व्हेनेवर मिस्टर सी प्रेजेंट्स द चेक इट ऑट टू हैव बीन क्लियर। तो ऐसे केस में मीनवाइल बैंक इंसॉल्वेंट हो गई, और इंसॉल्वेंट हो गई तो अब मिस्टर डेटर का जो अकाउंट है जिसमें 5 लाख रुपए हैं वो तो डूब गए। ही सफर्स एक्चुअल डैमेजेस। क्या अब मिस्टर डी सी के प्रति लायबल होंगे? द आंसर इज नो। जितना लॉस कॉज हुआ वहां तक उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। नाउ लेट अस सपोज लिक्विडेशन जो हुआ उसमें लिक्विडेटर का एक ऑर्डर आया कि ओनली 10 पैसा इन अ रुपी कैन बी रिकवर्ड। तो ऐसे केस में 5 लाख का 10% हुआ 50,000, सिर्फ 50,000 रिकवर होंगे, बाकी 4.5 लाख रुपए डूब गए, बेड डेट हो गए। तो ऐसे केस में एक्चुअल डैमेज 4.5 लाख रुपए का हुआ। तो मिस्टर डी जो हैं वो अब सी के प्रति लायबल नहीं रहेंगे फॉर 4,50,000 रुपीज। तो हमारा आज का दूसरा डिस्कशन है सेक्शन 87 मटेरियल अल्टरेशन। अगेन इसकी भी आस्किंग देख लेते हैं पहले, कब कब और किस अटेम्प्ट में हुई। नवंबर 2007 एंड जून 2009, 2 अटेम्प्ट, दोनों अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आया है। राइट, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 87 मटेरियल अल्टरेशन। कॉन्सेप्ट, मटेरियल अल्टरेशन क्या? यदि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक ऐसा चेंज करे, डेल्टा चेंज, पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक अल्टरेशन करें, चेंज करें, जिसका की प्रभाव, इफेक्ट ये रहे कि या तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर चेंज हो जाए या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो पार्टीज हैं उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस चेंज हो जाए। तो ऐसा चेंज मटेरियल अल्टरेशन कहलाएगा। वापस देखते हैं, मटेरियल अल्टरेशन, पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अल्टरेशन करें और उन अल्टरेशन से 2 में से एक चीज हो, या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर चेंज हो जाए, कैरेक्टर चेंज हो जाए, कैरेक्टर का मतलब यहां पे उसका ऑपरेशन लीगल इफेक्ट से है, या फिर जो पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और है बीच में, या फिर जो पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस उस इंस्ट्रूमेंट पे चेंज हो जाए। तो ऐसे केस में अल्टरेशन मटेरियल अल्टरेशन कहलाएगा। राइट, 3 बातें। पहली चीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अल्टरेशन करें। ऐसे अल्टरेशन से पहला, या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर चेंज हो जाए
या पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस चेंज हो जाए तो ऐसा अल्टरेशन क्या कहलाएगा? मटेरियल अल्टरेशन। नाउ मटेरियल अल्टरेशन का इफेक्ट क्या होगा? पहली बात, यदि सारी प्रायर पार्टीज की कंसेंट ली है और फिर मटेरियल अल्टरेशन किया है तो सारी पार्टीज लायबल होंगी क्योंकि उनकी कंसेंट ले ली गई थी। लेकिन अगर किसी भी सब्सिक्वेंट पार्टी ने प्रायर पार्टी की कंसेंट नहीं ली तो ऐसे केस में कोई भी प्रायर पार्टी लायबल नहीं होगी क्योंकि प्रायर पार्टीज की कंसेंट नहीं ली गई है। तीसरी बात, अगर मटेरियल अल्टरेशंस ऐसे हैं जो एक्ट ऑथोराइज करता है तो भले चाहे आपने प्रायर पार्टीज की कंसेंट नहीं ली हो फिर भी प्रायर पार्टीज आपके प्रति लायबल होंगी क्योंकि प्रायर पार्टीज की कंसेंट ले ली गई है। राइट? तो देखें हम मटेरियल अल्टरेशन क्या था? जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अल्टरेशन करें। ऐसे अल्टरेशन से या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर चेंज हो जाए या फिर पार्टी की राइट्स और ऑब्लिगेशंस चेंज हो जाएं तो फिर ये मटेरियल अल्टरेशन है। राइट? अब इसका इफेक्ट क्या? इफेक्ट में लिखा है ऑल द प्रायर पार्टीज नॉट कंसेंटिंग टू सच अल्टरेशन। जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं अगर मटेरियल अल्टरेशन पे अपनी कंसेंट नहीं देती हैं आर डिस्चार्ज, वो अब फर्दर लायबल नहीं होंगी। सच पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड अनलेस सच मटेरियल चेंजेस ऑथोराइज्ड बाय एक्ट, जब तक कि ऐसा चेंज एक्ट द्वारा ऑथोराइज ना हो, एक्ट में ऑथोराइज ना हो। राइट? तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है डिस्कशन। अगर कोई मटेरियल अल्टरेशन ऐसा है जो एक्ट ने ऑथोराइज किया है तो ऐसे केस में जो भी अल्टरेशन एक्ट में ऑथोराइज्ड है उसके लिए तो प्रायर पार्टीज लायबल रहेंगी, कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अदरवाइज आप चाहते हैं कि प्रायर पार्टीज लायबल हो तो ऐसे केस में उनकी लेनी पड़ेगी कंसेंट। लेट अस सपोज बी ने ए को कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इट में बी प्रॉमिसरी नोट या बिल एक्सेप्ट करके दिया, चेक इशू किया। ऐसे केस में ए ने एंडोर्स किया सी को, सी ने एंडोर्स किया डी को। नाउ लेट अस सपोज डी जो है वो कोई मटेरियल अल्टरेशन कर रहे हैं। क्या ऐसे केस में डी अगर मटेरियल अल्टरेशन करते हैं तो ड्यू डेट पे चेक डिसऑनर हो जाए, राइट? तो प्रायर पार्टीज इनके प्रति लायबल होंगी। दो केसेस। पहली बात, डी जो भी मटेरियल अल्टरेशन कर रहे हैं यदि वो एक्ट द्वारा ऑथोराइज्ड हो तो प्रायर पार्टीज लायबल होंगी, यानी कि मिस्टर सी और मिस्टर ए उनके प्रति लायबल होंगे। दूसरी बात, यदि ये एक ऐसा मटेरियल अल्टरेशन है जो एक्ट द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं है तो ऐसे केस में मिस्टर डी को क्या करना है? मटेरियल अल्टरेशन करने से पहले मिस्टर सी की कंसेंट लेनी है एज वेल एज मिस्टर ए की। जिस भी प्रायर पार्टी ने कंसेंट दी और ड्यू डेट के दिन ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया तो जिस प्रायर पार्टी ने कंसेंट दी है, फॉर एग्जांपल बी ने कंसेंट दी, सॉरी सी ने कंसेंट दी, तो ऐसे केस में सी जो है वो मिस्टर डी के प्रति लायबल होंगे। लेकिन अगर मटेरियल अल्टरेशन ऐसा किया गया जो एक्ट में ऑथोराइज नहीं है, दूसरी बात प्रायर पार्टीज की कंसेंट भी नहीं ली और मटेरियल अल्टरेशन कर दिया, तो ऐसे केस में प्रायर पार्टी सी और प्रायर पार्टी ए दोनों डी के प्रति लायबल नहीं होंगे। अब हमें यह डिस्कशन करना है कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो एक्ट द्वारा ऑथराइज्ड है। हमने अभी डिस्कस किया जो भी मटेरियल अल्टरेशंस एक्ट द्वारा ऑथराइज्ड हैं यदि वो किए तो सारी पार्टीज लायबल रहती हैं। कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो एक्ट में कवर्ड हैं, और उसके लिए सेक्शन 20, ये मैंने पहले एक लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो इनकम्प्लीट या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट को फिल करने का अधिकार होल्डर को आ जाता है, और होल्डर यदि उसे फिल करता है
तो ऐसे केस में किसी न किसी पार्टी की राइट या ऑब्लिगेशन तो चेंज होगी ही सही। इस कारण ये मटेरियल अल्टरेशन है, पर ये एक्ट ऑथोराइज करता है। दूसरी बात, इनकोएट के बाद क्रॉसिंग ऑफ चेक। लेट अस सपोज आपको किसी आपके डेटर ने चेक दिया, लेकिन वो चेक मिलने के बाद आपने उसे क्रॉस कर दिया, तो एक जनरल चेक जो है वो क्रॉस्ड चेक में कन्वर्ट हो गया। ये भी एक मटेरियल अल्टरेशन है, लेकिन एक्ट ऑथोराइज करता है। ऐसे ही जनरल क्रॉसिंग को कन्वर्ट करना स्पेशल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ये भी एक पहले वीडियो लेक्चर में आ चुका है, फिर भी मैं बता देता हूं। आपको आपके डेटर ने एक चेक दिया जो जनरली क्रॉस्ड था, लेकिन आपने दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस के बीच में अकाउंट पे ही लिख दिया, या नॉट नेगोशिएबल लिख दिया, या फिर किसी बैंक का नाम लिख दिया, एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये स्पेशल क्रॉसिंग हो गई, राइट। तो या तो आप एक जनरली क्रॉस्ड चेक को अकाउंट पे ही क्रॉसिंग में चेक करें, ये मटेरियल अल्टरेशन है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में चेंज करें, मटेरियल अल्टरेशन। स्पेशल क्रॉसिंग करें, ये भी मटेरियल अल्टरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियल अल्टरेशन एक्ट ऑथोराइज करता है। आगे, डिलीटिंग द वर्ड बियरर। यदि जो बियरर वर्ड है इंस्ट्रूमेंट पे, आप उसको क्रॉस कर दें, डिलीट कर दें, इसका इंपैक्ट ये होगा कि एक बियरर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो डिलीटिंग द वर्ड बियरर अलाउड है। और लास्ट में जो ब्लैंक एंडोर्समेंट है उसको कन्वर्ट करना एंडोर्समेंट इन फुल। मैंने बताया था जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे ब्लैंक एंडोर्समेंट होता है, पहले वीडियो लेक्चर में आ चुका है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे ब्लैंक एंडोर्समेंट होता है, ब्लैंक एंडोर्समेंट जनरल एंडोर्समेंट, जनरल एंडोर्समेंट में एक इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता था, उसे एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट करना, यानी बियरर से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना, ये भी एक मटेरियल अल्टरेशन है, लेकिन एक्ट ऑथोराइज करता है। ये 5 रिस्पेक्टिव ऐसे मटेरियल अल्टरेशंस हैं जो एक्ट ने ऑथोराइज किए। ये अगर आप अल्टरेशन करते हैं तो प्रायर पार्टीज की कंसेंट नहीं लेनी है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा अल्टरेशन जिससे किसी भी पार्टी का राइट और ऑब्लिगेशन चेंज हो या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर चेंज हो जाए, तो ऐसे मटेरियल अल्टरेशन को करने से पहले सारी प्रायर पार्टीज की कंसेंट लेनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रायर पार्टीज लायबल नहीं रहेंगी। इज इट राइट? तो अब हम डिस्कस करते हैं हम पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग। होल्डर इंसर्ट्स द वर्ड ऑर्डर। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक बिल है, और जो उसका होल्डर है उसने वर्ड इंसर्ट कर दिया ऑर्डर। अभी तक किसी व्यक्ति का ही नाम था बिल पे, अब वर्ड ऑर्डर ऐड किया। याद रखिएगा ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। रीजन, जब तक वर्ड ऑर्डर एडेड नहीं था तो भी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही मानते हैं। ऐसे केस में ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं कहलाएगा, राइट। सो नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन। रीजन, सिर्फ वर्ड ऑर्डर ऐड किया गया था, और ये वर्ड ऑर्डर जो है इसे इंसर्ट करने से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट स्टिल ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। ना तो राइट्स और ऑब्लिगेशंस चेंज हो रहे हैं और ना ही कैरेक्टर चेंज हो रहा है। इस कारण ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मटेरियली अल्टरेटेड नहीं कहलाएगा, मटेरियल अल्टरेशन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा था, होल्डर कन्वर्ट्स बियरर चेक इनटू अकाउंट पे चेक। एक होल्डर जो है उसने बियरर चेक को अकाउंट पे चेक में कन्वर्ट किया। क्या ये मटेरियल अल्टरेशन है? यस, यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसा मटेरियल अल्टरेशन है जो एक्ट में ऑथोराइज था, और चूंकि ये एक्ट में ऑथोराइज है इस कारण ऐसा मटेरियल अल्टरेशन करने के लिए किसी भी प्रायर पार्टी की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। तीसरी इंस्टीट्यूट की आस्किंग, अ बिल पेएबल टू बी इज पेएबल और कन्वर्टेड इनटू पेएबल टू बी एंड सी। एक बिल है जो पेएबल है मिस्टर बी के लिए, और अब पेएबल टू बी एंड सी कर दिया। ऐसे केस में जॉइंट पे ही आ गए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस चेंज हो रहे हैं।
इस कारण ऐसा अल्ट्रेशन मटेरियल अल्ट्रेशन है, लेकिन कहीं पे भी ये एक्ट में ऑथोराइज नहीं है। इस कारण ऐसा चेंज करने से पहले सारी प्रायर पार्टीज की कंसेंट लेनी चाहिए, नहीं तो प्रायर पार्टीज लायबल नहीं होंगी। राइट? 3 पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग हमने डिस्कस की, वापस देखते हैं। पहला, एक बिल में ऑर्डर वर्ड ऐड करना, इंसर्ट करना। मैंने बताया ये मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है कि क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बाद में भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहा। दूसरी बात, एक बियरर चेक को कन्वर्ट किया अकाउंट पेई चेक में, ये मटेरियल अल्ट्रेशन है, लेकिन प्रायर पार्टीज की कंसेंट नहीं चाहिए, रीजन एक्ट द्वारा ऑथोराइज्ड है। तीसरा, एक चेक जो है या बिल जो है वो पेएबल टू बी था, लेकिन बाद में पेएबल टू बी एंड सी कर दिया गया, ये मटेरियल अल्ट्रेशन है, लेकिन चूंकि ये एक्ट में ऑथोराइज नहीं है तो ऐसे मटेरियल अल्ट्रेशन करने से पहले सारी प्रायर पार्टीज की कंसेंट लेनी होगी। और एक लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग सा केस जो आस्किंग हुई है जून 2009 में, क्वेश्चन क्या था देखें आप। मिस्टर ए डेटर है, अपने क्रेडिटर बी को एक चेक इशू करते हैं। बी जो है उस चेक में से और बियरर लिखा हुआ था तो बियरर वर्ड को डिलीट कर देते हैं। जैसे ही बियरर वर्ड को डिलीट किया तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। राइट? ये मटेरियल अल्ट्रेशन है, बियरर को ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब बी ने एंडोर्स कर दिया सी को। सी ने देखा कि ये चेक जो है ये जनरल चेक है, 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन खींच दी, यानी जनरल चेक को कन्वर्ट कर दिया क्रॉस्ड चेक में। बी ने क्या किया था, बियरर इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट किया था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। सी ने क्या किया, जनरल चेक को कन्वर्ट कर दिया क्रॉस्ड चेक में और अपने क्रेडिटर डी को एंडोर्स कर दिया। नाउ इंपॉर्टेंट, ड्यू डेट पे या फिर चेक तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, मिस्टर डी ने प्रेजेंट किया अपने बैंक अकाउंट में, चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हुआ। ऐसे केस में डी जो है वो चाहते हैं कि ए लायबल बने। ए जो है उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि वो लायबल नहीं होंगे क्योंकि उनकी सब्सिक्वेंट पार्टी बी ने उनसे बिना पूछे इस बियरर चेक को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया और सी ने जनरल चेक को क्रॉस्ड चेक में कन्वर्ट कर दिया पर कंसेंट नहीं ली। और जब मटेरियल अल्ट्रेशन करते हैं तो प्रायर पार्टी की कंसेंट लेना जरूरी है, ऐसा आर्ग्यूमेंट था मिस्टर ए का। अब इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चंस पूछे। पहली बात, क्या ए लायबल रहेगा? दूसरी बात, डी के पास क्या राइट्स हैं? तो पहली बात, मिस्टर डी के प्रति ए लायबल रहेंगे। बी ने बियरर वर्ड को कट करके ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया, लेकिन ऐसा मटेरियल अल्ट्रेशन एक्ट में ऑथोराइज्ड है। सी ने जनरल चेक को क्रॉस्ड चेक में कन्वर्ट किया, ऐसा भी अल्ट्रेशन अलाउड है। इस कारण ऐसे मटेरियल अल्ट्रेशन करने के लिए प्रायर पार्टी की कोई कंसेंट नहीं लगती है, मिस्टर ए डी के प्रति लायबल रहेंगे। दूसरी बात, क्या अधिकार है मिस्टर डी के पास? तो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि बाउंसिंग ऑफ चेक हो तो आप सेक्शन 138 के अंदर पेमेंट एनफोर्स करवा सकते हैं, उसे स्यू कर सकते हैं, 2 साल तक की सजा हो सकती है ए को, डबल अमाउंट तक का फाइन लग सकता है और बोथ। तो मिस्टर डी जो है वो सेक्शन 138 के अंदर राइटफुल है मिस्टर ए को स्यू करने के लिए। थैंक यू।